Welcome students. Today we are going to discuss complex transitive verbs, reflexive transitive verbs and causatives. Actually we have already talked about the rest part of the verbs, and today, since these verbs can be better understood on screen sharing platform, that's why I am using this platform. और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन वर्ब्स में कंसेप्ट की तरह ही एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखना होगा और ख़ुद से भी बनाना होगा, ताकि आपके हैबिट का हिस्सा हो जाए और आप तुरंत इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएँ उसको सॉल्व कर सकें। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली वर्ब्स ऑफ दिस कैटेगरीज हैं उनको मैं सेंटेंस में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स की, जिसमें वी हैव थिंक, कंसीडर, नेम, मेक, क्राउन, नॉमिनेट, elect, appoint, declare, call, etc. These verbs are very frequently used as complex transitives. Let's first discuss what is actually complex transitive. कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते और उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक और कॉम्प्लीमेंट की जो उसके मीनिंग को कंप्लीट कर सके। तो इसमें एक बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट तो कोई नाउन भी हो सकता है, कोई नाउन क्लॉज भी हो सकता है, तो फिर वो डाइट्रांजिटिव क्यों नहीं? Why these verbs are called complex transitive and what is the exact difference between complex transitives and ditransitives? क्योंकि ditransitives में भी verb के बाद दो नाउन आते हैं तो उसमें दोनों ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, इसमें कंप्लीमेंट क्यों माना जाएगा? तो ये सारी बातें हैं। पहले एग्जाम्पल्स देख लें कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स कैसे कैसे यूज होते हैं, उसके बाद उसके डिफरेंस को भी समझेंगे और वो भी एग्जाम्पल से ही समझना बेटर होगा, तभी हमारे लिए क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है थिंक का। डू यू थिंक मी फूल? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो मी है और फूल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो, सोचते हो? तो ये पहला हुआ। इसमें एक ऑब्जेक्ट अगर हटा दें, हम इस मी को, ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो भी मीनिंग नहीं देगा और फुल को हटा दिया जाए तो भी मीनिंग नहीं दिया जाएगा, मीनिंग नहीं निकल पाएगा। डू यू थिंक मी, तो मी के बाद कुछ होना चाहिए तभी मीनिंग कंप्लीट होगा। दैट्स वाई ए कॉम्प्लीमेंट इज रिक्वायर्ड। अभी तक यहीं पर रखते हैं, फिर डाइट्रांजिटिव से कैसे ये अलग है इसके बाद सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स को समझने के बाद हम उस पर आएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा जो है वो कंसीडर। कंसीडर है, वी कंसीडर हिम सेंट, तो यहाँ पे भी सेंट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। थर्ड है नेम। द किंग नेम्ड हिज चाइल्ड गौतम। गौतम यहाँ पर नाम है, नाउन है, फिर क्यों ये डाइट्रांजिटिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्यों हो? गौतम कॉम्प्लीमेंट कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, ये आपके मन में भी क्यूरियोसिटी होगी, तो दैट विल बी डिस्कस्ड, बट for now we should focus ourselves on the structure of these verbs. Sentences. The king named his child Gautam. राजा ने अपने पुत्र का नाम रखा गौतम। तो यहाँ पे नेम भी इस तरह का वर्ब है। हालांकि ये इसमें पहले दो सेंटेंसेस से थोड़ा अलग ये है कि ये मोनोट्रांजिटिव के रूप में भी यूज हो सकता है। नेम और कॉल ऐसे वर्ब्स हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकते हैं। इसमें मेक भी आएगा, मेक का और भी ब्रॉड यूज है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग समझते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नेम को कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना होगा। नेम, द किंग नेम्ड हिज चाइल्ड गौतम, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद जो एग्जाम्पल है दे मेड मी हैप्पी, मेक एक ब्रॉडर सेंस में, इसके बाद मतलब इन्फिनेटिव भी आ सकता है मेक के बाद। हैप्पी की जगह पर ही मेड मी लाफ, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है। तो यहाँ पे प्योरली हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव पे फोकस कर रहे हैं, उस हिसाब से आप ध्यान में रखिए। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसके बाद हम
आएंगे बाकी के एग्जाम्पल्स पे। क्राउन, दे क्राउंड हिम किंग, दे क्राउंड हिम किंग, उन लोगों ने उसे राजा के रूप में ताज पहनाया, मतलब राजा की गद्दी पर बैठाया या राजा बनाया। तो हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और किंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। दे क्राउंड हिम से केवल मीनिंग निकल रहा है, लेकिन किस रूप में, तो उसके लिए कंप्लीट कर रहा है मीनिंग को किंग। अब उसके बाद नॉमिनेट, द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड हिम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो इसमें आप देखिए पूरा का पूरा नाउन फ्रेज ही कॉम्प्लीमेंट हमने यूज किया है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव्स, एडवर्बियल्स आ सकते हैं, तो उसमें नाउन भी यहाँ पे यूज हुआ है, नाउन फ्रेज के रूप में भी यूज हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इलेक्ट, दे इलेक्टेड हर देयर लीडर, दे इलेक्टेड हर देयर लीडर, तो अपने नेता के रूप में उसे चुना लोगों ने। तो यहाँ पर हर जो है ऑब्जेक्ट है, देयर लीडर जो है कॉम्प्लीमेंट है। अपॉइंट द बोर्ड अपॉइंटेड हिम मैनेजर, बोर्ड ने उसे मैनेजर के रूप में नियुक्त किया, तो हिम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है और मैनेजर कॉम्प्लीमेंट है। डिक्लेयर, नेक्स्ट वर्ब है हमारा द जज डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, या द जज डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, या द जूरी डिक्लेयर्ड हर विनर। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। पैटर्न वही रहेगा, पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर गिल्टी या कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। द जज डिक्लेयर्ड हिम, उसके बाद अगर हम कॉम्प्लीमेंट का यूज नहीं करते तो सेंटेंस मीनिंग नहीं दे पाता, तो इसलिए यहाँ पे यूज करना पड़ता है। सारे के साथ वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, नोटिस करिएगा हर एक सेंटेंस में। नेक्स्ट हमारा वर्ब है कॉल, शी कॉल्ड हिम स्टूपिड, तो यहाँ पे भी वही पैटर्न है, शी कॉल्ड हिम स्टूपिड। स्टूपिड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, शी कॉल्ड हिम। मैंने शुरुआत में कहा कि नेम और कॉल स्लाइटली अलग हैं। दे कॉल्ड हिम थोड़ा डिफरेंट इम्प्लीकेशन के साथ यहाँ पे भी मीनिंग निकल जाता है, पुकारने के सेंस में या किसी को बुलाने के सेंस में। लेकिन यहाँ पे किसी को उस रूप में आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव के रूप में कर रहे हैं, किस रूप में आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब इसके बाद ये सारे वर्ब्स हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमने शुरुआत में लिए कि थिंक, कंसीडर, नेम, मेक, क्राउन, नॉमिनेट, इलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर, कॉल। All these verbs are very frequently used as complex transitives. ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारे हैं जो बहुत ज़्यादा आप बार बार देखेंगे इसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स में के रूप में यूज होते हुए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि कंपेयर कर लें एक बार कि डाई ट्रांजिटिव में और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में डिफरेंस क्या है। तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देख सकते हैं। एक आपके लिए जो नोन एग्जाम्पल हो सकता है, द काउ गिव्स अस मिल्क। यहाँ पर अस और मिल्क दो ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं, ये डाई ट्रांजिटिव है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने यूज किया है, द जज डिक्लेयर्ड हिम इनोसेंट, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। इसमें भी दो वर्ड वर्ब के बाद आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना होगा, इसके बाद भी दो एग्जाम्पल जो हमने यूज किया है, एक डाई ट्रांजिटिव का और एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का। आई बॉट माई डॉटर ए न्यू ड्रेस, ये डाई ट्रांजिटिव है। आई कंसिडर हिम ऑनेस्ट, या आई कंसिडर हिम सेंट, या जो भी इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे तो उसमें ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो जा रहा है। क्यों हो रहा है कि इसको थोड़ा फिर से समझें हम लोग कि इसमें द काउ गिव्स अस मिल्क यहाँ पर जो यूज किया है हमने, उसमें जो अस है जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है। याद करिएगा, आप पिछले क्लास में देख चुके हैं कि अस जो पर्सन होता है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है, जो थिंग होता है वो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है दैट इज द रिसीवर ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, वो उस चीज को प्राप्त कर रहा है जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। ये नॉर्मली होता है डाई ट्रांजिटिव्स के केस में। गाय दूध देती है तो दूध किसको दे रही है, हम लोगों को दे रही है। इसी तरीके से दूसरा जो एग्जाम्पल है डाई ट्रांजिटिव का, आई बॉट माई डॉटर ए ड्रेस, तो आई बॉट ए ड्रेस किसके लिए, कौन उसको रिसीव कर रहा है, माई डॉटर। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट जो है ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट का रिसीवर हो जा रहा है। दिस इज नॉट द केस विथ द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव्स।
ये केस नहीं होता है। इसमें क्या हो रहा है, इनोसेंस का रिसीवर हिम नहीं है, बल्कि इनोसेंस उसका रीनेमिंग है। एक तरीके से उसी का नामकरण किया जा रहा है, उसका एक क्वालिटी बता रहा है। आई कंसिडर हिम ऑनेस्ट, इसमें और बेटर समझ में आएगा कि उसका एक एट्रीब्यूट बता दे रहा है, उसका क्वालिटी बता रहा है कि मैं उसे ईमानदार समझता हूँ, ईमानदार मानता हूँ। तो यहाँ पे रिसीवर नहीं बन रहा है, बल्कि उसका एक एपिथेट, उसकी क्वालिटी, उसका एट्रीब्यूट बता रहा है। या ये कह लीजिए कि अगर नाउन भी आएगा ऐसे वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, तो वो वही फंक्शन प्ले करेगा जो एक एडजेक्टिव करता है या एडजेक्टिव को करना चाहिए। अर्थात कोई पोस्ट बताएगा, कोई स्टेटस बताएगा सोसाइटी में या किसी बोर्ड में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका स्टेटस को वो सिग्निफाई करेगा। एक तरीके से यहाँ पे हिम जो है इसकी क्वालिटी या एट्रीब्यूट है इनोसेंट। दूसरा इसमें ये पहला अंतर हो गया कि डाई ट्रांजिटिव में जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट का, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो एट्रीब्यूट बताता है या क्वालिटी बताता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे यही प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर्ड हिम, हिम ही प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। हम इसको सेकेंडरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं मान सकते। इसकी पहचान क्या है कि डाई ट्रांजिटिव में यू हैव द ऑप्शन टू चेंज द वर्ब्स, प्लेस ऑफ द वर्ब्स एंड यूज ए प्रीपोजिशन। आप प्राइमरी को पहले और सेकेंडरी को बाद में लिख करके बीच में प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में ये चीज करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये दो डिफरेंसेस मेन हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव किस प्रकार से अलग है डाई ट्रांजिटिव से। ये मुझे उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट को क्लियर कर चुका होगा इतना कंपैरिजन। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कंफर्टेबली। वैसे अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए, वी विल गेट बैक टू यू। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में बहुत सारे, ये एक्चुअली अलग से इसका कैटेगरी बनाना कई बार मतलब सही नहीं माना जाएगा, इसलिए कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव भी ट्रांजिटिव वर्ब ही है, नॉर्मली ट्रांजिटिव वर्ब ही है। और बहुत सारे जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव्स हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं मोनो ट्रांजिटिव या नॉर्मली जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसमें इतना ही अंतर होता है कि ये ट्रांजिटिव होने के साथ साथ कई बार ऐसा बताते हैं कि जो घटना हो रही है उस घटना से जो काम करने वाला है वही प्रभावित हो रहा है, और इसकी वजह से जो सब्जेक्ट उस वाक्य में होता है उसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के हिसाब से उसका ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं होगा कि केवल सेल्फ फॉर्म ही प्रोनाउन इसका ऑब्जेक्ट होगा, या जो सब्जेक्ट है उसी का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होना चाहिए वो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ये इसमें मूल बात ध्यान में रखनी है। लेकिन गलतियां इसमें चूंकि हो जाती हैं एग्जाम में, और एग्जाम में इसमें स्टूडेंट्स को मिसलीड करा देने का स्कोप ज़्यादा होता है। दैट्स वाई आई हैव केप्ट इट एज ए सेपरेट कैटेगरी। यहाँ पे इसको समझिए, सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स होते हैं उसको हमने सबसे पहले रखा है, इसको आप ध्यान में रखिए। दे अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, स्पोकन में, एवरीडे स्पीचेज में लोग इसको यूज़ करते हैं और इट हैज़ बिकम क्वाइट एक्सेप्टेबल, लेकिन ये टेक्निकली गलत है। यहाँ पर हमने क्रॉस का निशान इसीलिए दिया है कि दिस सेंटेंस इज टेक्निकली इनकरेक्ट। इसमें यहाँ पे आपको देमसेल्व्स जब तक से नहीं जोड़ेंगे तब तक से ये सेंटेंस मीनिंगफुल या टेक्निकली करेक्ट नहीं होगा। दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फ फॉर्म आ जा रहा है और इसलिए ये डिनोट कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि दे इज अफेक्टेड बाय द अवेलिंग ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया तो किसको मिला लाभ? लाभ मिला उसको, उसी को।
तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव वर्ब हुआ। मैंने पहले ही बताया कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव्स वो सारे वर्ब्स होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही उसका सेल्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका पोजीशन, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा प्रोनाउन के रूप में। ये एक्चुअली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के यूज से ही रिलेटेड है कंसेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो कॉमनली यूज होता है, यू शुड कंट्रोल। दिस सेंटेंस इज टेक्निकली इनकरेक्ट बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन इट। यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक रूल मैंने बार बार पिछले क्लासेस में रिपीट किया है, ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं रिपीट करता हूँ कि प्रीपोजिशन नहीं आना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब और उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑफ आ गया तो अपॉर्चुनिटी इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना। तो ये चीज़, इसको हम लोग इनट्रांजिटिवली यूज नहीं कर सकते, इसलिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट रखने के लिए कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो सेल्फ फॉर्म वहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो इस तरीके से इसका कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसे ऑब्जेक्ट को यूज़ करें। अगर पॉसिबल हो, वहाँ पे ऐसा स्कोप हो कि जो काम किया जा रहा है उससे काम करने वाला ही प्रभावित हो रहा हो, तो वहाँ पे सेल्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट बन जाएगा और सेंटेंस को उस तरीके से सही किया जाएगा। फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है यू शुड कंट्रोल योर एंगर। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो ये सेंटेंस सही है। फिर यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ, यहाँ पे हमने सेल्फ फॉर्म को ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये भी सही है सेंटेंस। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल द क्राउड, तो यहाँ पे ये क्राउड ऑब्जेक्ट बन जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस सही है। अब पुलिस कुड नॉट कंट्रोल देमसेल्व्स, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और सेंटेंस बड़ा अजीबोगरीब मीनिंग देगा, इसलिए यही मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स में सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन आ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि अदर ऑब्जेक्ट्स नहीं एक्सेप्टेबल होंगे। वहाँ पे अदर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि वो वर्ब स्ट्रिक्टली ट्रांजिटिव है, इसलिए बिना ऑब्जेक्ट के यूज नहीं हो सकता। उसके बाद इंजॉय एक नेक्स्ट वर्ब है, ये भी बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। वी इंजॉयड इन द पार्टी। तो फिर हमने जो इस सेंटेंस में इन द पार्टी यूज किया, तो ये एडवर्बियल पार्टिकल हुआ जो कि इस वर्ब के ट्रांजिटिव होने के कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा है, और ये ट्रांजिट ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन आ गया। तो वी इंजॉयड द पार्टी डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं तो सेंटेंस सही हो जाएगा, या वी इंजॉयड आवर सेल्व्स इन द पार्टी लिखते हैं तब सेंटेंस सही होगा। इन द पार्टी अगर आएगा तो बीच में आवर सेल्व्स आएगा, क्योंकि आपने आनंद लिया, तो आनंद किसको मिला? आपको मिलेगा। तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट है यू है तो योर सेल्व्स, वी है तो आवर सेल्व्स, ही है तो हिम सेल्व्स। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट चुनेंगे सेल्फ फॉर्म को। ब्लेम नेक्स्ट वर्ब है हमारा, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर दिस कंडीशन। तो यहाँ पे हमने हिमसेल्फ वर्ड यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ही ब्लेम्ड अदर्स फॉर दिस कंडीशन, ही ब्लेम्ड हिज फ्रेंड्स फॉर दिस कंडीशन, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे यूज हो सकता है। तो इसमें फिर अब यहाँ पे देखिए कि ब्लेम के बाद अगर ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दीजिए, ही ब्लेम्ड फॉर दिस कंडीशन, तो ये सेंटेंस वैसे ही मीनिंगलेस हो जा रहा है। तो कई जगह पर आप खुद भी पकड़ लेंगे, लेकिन कुछ जगह पे चूंकि फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है बिना ऑब्जेक्ट के स्पोकन इंग्लिश में, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मिसलीड होते हैं और उसको सही मान के चल देते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको यू हैव टू बी अ लिटिल कॉन्शियस। यही पर्पस है इस चैप्टर को इंक्लूड करने का। एडजस्ट, ही एडजस्टेड ए लिटिल टू एकोमोडेट अदर्स। अगर इस सेंटेंस में से हम हिमसेल्फ हटा देते हैं तो भी सेंटेंस सही साउंड करेगा, लेकिन ये सेंटेंस टेक्निकली गलत होगा। यहाँ पे अगर हिमसेल्फ हट जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हिमसेल्फ सही है तो ये सेंटेंस सही है। ही एडजस्टेड हिमसेल्फ, वो थोड़ा दूसरों को सामंजित करने के लिए स्वयं थोड़ा सा खिसक लिया।
तो कोई मान लीजिए कोई सीट है, वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी, एक दो लोगों को और एकोमोडेट करना है, तो वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। तो किसको एडजस्ट किया? खुद को किया। तो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। यही पूरा समरी के रूप में आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का होता है। यहाँ पर यह भी हो सकता है ही एडजस्टेड हिज लगेज ए लिटिल टू एकोमोडेट अदर्स, तो वैसे भी दूसरा ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, लेकिन ही एडजस्टेड ए लिटिल टू एकोमोडेट अदर्स ऐसे यूज करना थोड़ा गलत होगा। थोड़ा नहीं, कंप्लीटली गलत करेगा टेक्निकली सेंटेंस को। कॉजेटिव, अब नेक्स्ट हम लोगों का पार्ट होगा। ये हम लोग दो पार्ट पढ़ लिए, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट होगा कॉजेटिव। कॉजेटिव में दो कैटेगरी होता है, एक हैव और गेट वर्ब होते हैं, जिसको कि हम जनरली इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं और वो एक्सेप्टेबल है। उसमें हम दूसरे को यूज करते हैं अपना कोई काम कराने के लिए। वी एम्प्लॉय समवन एल्स टू डू समथिंग फॉर अस। यहाँ पे ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम दूसरे से काम करवा रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी होता है मेक का। मेक में हम डिलिबरेटली किसी से कोई काम करवा नहीं रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोई काम हो जाने का कारण बन रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है मेनली। इम्प्लीकेशन भले ही सेम हो जाए, स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। जिस स्ट्रक्चर में हैव और गेट का यूज होगा, उस स्ट्रक्चर में मेक का नहीं होगा। तो उसी डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे समझ लेना है। हैव और गेट के लिए प्राइमरीली दो स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मैंने उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए तीन पार्ट में बांटा है। यहाँ पे यू कैन सी दिस। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस कॉजेटिव। कॉजेटिव में हैव एंड गेट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। ये जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट पैसिव की तरह आपको दिखेगा। बाई प्लस एजेंट इसमें लग रहा है, कॉजेटिव के बाद इसमें सीधे सीधे ऑब्जेक्ट आ जा रहा है और तब V3 आ रहा है। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं उसमें हैव के बाद V3 लगा करके तब ऑब्जेक्ट लाने की ये परंपरा होती है, और इसी में स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। कॉजेटिव के स्ट्रक्चर को बनाते बनाते वो जनरल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं। इसी को प्रैक्टिस में लाना है, और इसके लिए यू कैन रिजॉर्ट टू ट्रांसलेशन मेथड। हिंदी में सेंटेंसेस सोचिए और उसको कॉजेटिव के रूप में आप बनाइए। हिंदी में इसका मतलब हुआ, ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा कि मैंने ये काम किसी और से करवाया। जैसे मैंने अपनी गाड़ी अपने एक मित्र से धुलवाई या साफ करवाई। तो आई हैड माई कार वॉश्ड बाई माई फ्रेंड। इसमें आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से सेट करते जाना है। सब्जेक्ट है आई, उसके बाद कॉजेटिव पास्ट में है करवाई, करवाता हूँ रहता तो हैव ले लेते या गेट ले लेते, लेकिन यहाँ पर करवाई है तो हैड या गॉट लेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, चूंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। तो क्या काम हो रहा है? कार धोया जा रहा है, तो पहले माई कार लिखेंगे, और फिर धोया जा रहा है, काम क्या हो रहा है? तो V3 फॉर्म में वाश्ड हो जाएगा। किससे करवाया जा रहा है? तो बाय माई फ्रेंड किया जा सकता है। यहाँ पे लास्ट में बाई प्लस एजेंट आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में एक फायदा है कि अगर सेंटेंस में बाई प्लस एजेंट नहीं भी दिया हुआ है, मेंशन्ड नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। मान लीजिए हिंदी में कोई सेंटेंस आपके दिमाग में आता है कि वह अपना कमरा डेली साफ करवाता है। किससे साफ करवाता है ये आपके दिमाग में नहीं आया, ये आपको नहीं बताया गया, तो वहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ही हैज़ हिज रूम क्लीन्ड डेली। बाई समवन लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम उससे मतलब ही नहीं, यहाँ पर काम हो गया, उस पर फोकस जाता है। तो काम हो रहा है, रूम डेली क्लीन हो रहा है, किसी और से हो रहा है, ये क्लियर है चूंकि पॉजिटिव में है, किसी और से करवाया जा रहा है, तो वहाँ पे पॉजिटिव ही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन किससे करवाया जा रहा है, दैट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये फ्रीडम इस स्ट्रक्चर में आपको मिलता है। सेकेंड स्ट्रक्चर में और थर्ड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है एज सच। सेकेंड में हम हैव पर फोकस किए हैं और थर्ड में गेट पर फोकस किए हैं। दोनों में यही अंतर होता है,
दोनों स्ट्रक्चर में कि हैव के साथ आप टू यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, और गेट के साथ टू यूज करना आवश्यक होता है। मीन्स हैव के साथ टू के बगैर भी V1 का यूज किया जा सकता है। तो इसी आधार पर आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। आई हैड माई फ्रेंड ब्रिंग 2 टिकट्स या आई हैड माई फ्रेंड टू ब्रिंग 2 टिकट्स, दोनों हम बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से समझिए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए थोड़ा कि कॉजेटिव वर्ब में हम हैव का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट पहले है, उसके बाद कॉजेटिव हैव आ रहा है, उसके बाद डूअर आ जाता है। तो डूअर का मतलब वही होता है जो एजेंट का होता है। तो बाई प्लस एजेंट लास्ट में आएगा, अगर बाई हट जाएगा तो एजेंट अकेले पहले आएगा तो उसको डूअर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पर डूअर हमने लिख दिया, और डूअर ऑब्जेक्ट की जगह पर आया, मतलब काम जो हो रहा है उसको न लिख करके जो काम करने वाला है उसको हमने पहले मेंशन किया। तो टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे V1 भी लिख सकते हैं, और फाइनली लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई हैड माई फ्रेंड ब्रिंग 2 टिकट्स, तो इसमें पहले आई सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका हैड कॉजेटिव आ गया, फिर माई फ्रेंड जो काम कर रहा है उससे वो आ गया, फिर टू यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, फिर V1 यूज कर दिए, और फिर जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में आ गया। गेट में यही चीज अगर हम यूज करते हैं तो टू को मेंशन करना आवश्यक हो जाएगा, टू यहां से हटा नहीं सकते। तो यही डिफरेंस है, आई गॉट माई फ्रेंड टू ब्रिंग 2 टिकट्स। ये आपका हैव और गेट का जो कॉजेटिव का स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर तभी यूज होगा जब जिससे काम करवाया जा रहा है, जो डूअर है, जो एजेंट है, वो मेंशन्ड हो, क्योंकि बीच में जब आएगा तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते। लास्ट में बाई प्लस एजेंट है तो वहां से आप हटा सकते हैं। तो अगर एजेंट या डूअर जो भी काम करने वाला है उसके बारे में क्लियरली मेंशन्ड है तो आप सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेंशन्ड ही नहीं है तो आपकी बाध्यता है कि यू हैव टू यूज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। यही डिफरेंस मेनली होता है। उसके अलावा डिफरेंस होता है कि हैव के बाद बेयर इन्फिनिटिव मतलब V1 विदाउट टू भी ले सकते हैं, और गेट के बाद 2 + V1 होना अनिवार्य है। ये चीज हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, मेक। इसमें एक ही सेंटेंस में क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट है, फिर कॉजेटिव है मेक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और फिर लास्ट में एक बेयर इन्फिनिटिव जो रिजल्टेंट एक्शन है वो वहां पे आ जाता है, रिजल्ट जो होता है उस कॉज का, तो वो लास्ट में हम मेंशन कर देते हैं। तो इसमें दे मेड मी लाफ, उसने उन लोगों ने मुझे हंसाया, तो हमारे हंसने का कारण वे लोग बन रहे हैं। आई एम लाफिंग एंड दे आर द कॉज। इसका मीनिंग ये होता है, मैंने उन लोगों को काम पर नहीं लगाया है अपने हंसाने का, जैसे हैव और गेट में सेंस देता है वो सेंस यहाँ पे नहीं निकल सकता है कभी भी। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू। हमको लगता है कि आपके लिए ये पूरा लेसन जो होगा वो काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप समझ गए होंगे। इंजॉय करिए अपने स्टडी को। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।